हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास की सीरीज में, जहां पे हम मेंस के आंसर राइटिंग की डिस्कशन करते हैं। बिकॉज एन आंसर अ डे विल पेव योर वे फॉर मसूरी स्टे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रयास इनिशिएटिव में यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और हम इस पर्टिकुलर सीरीज में इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में GS1 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करने के बाद वी हैव स्टार्टेड विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड बोथ ऑफ देम डेल्ट विद कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अप्रोच एंड फिलोसफी और आइडियाज, जो भी आप कहें, ऑफ महात्मा गांधी। पहले क्वेश्चन में वी हैड टू थ्रो लाइट ऑन द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड द सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट टाइम्स। ठीक है, महात्मा गांधी के जो विचार थे उस टाइम पे, जो उन्होंने सोचे, उनकी आज क्या रेलिवेंस है, उसके बारे में हमने लिखना था। और जो दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, जो यूपीएससी काफ़ी बार पूछ लेती है, कंपैरेटिव एनालिसिस का। उसमें हमने महात्मा गांधी को डॉक्टर अंबेडकर के साथ कंपेयर करना था इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द अमेलियोरेशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन वी डिस्कस्ड इन लेक्चर 8। तो यहाँ पे हम महात्मा गांधी और नेताजी नेताजी कौन है, सुभाष चंद्र बोस, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। राइट। सो आज के इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि सिविल स्टाफ ने हमारे प्यारे एस्पिरेंट्स की एक अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, परिश्रम 2020। ये टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। विच करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन का। पिछले साल के अगर आप पेपर देखें तो नियरली 50% ऑफ द क्वेश्चंस दे आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस, हम इस टेस्ट सीरीज को लेके आ रहे हैं आपके लिए। और ये इस वक्त सेशन में है, ये चल रही है। अभी एनरोल करने पे आपको इसके 5 टेस्ट ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज में आपको 24 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ 100 एमसीक्यूज। तो टोटल 2400 एमसीक्यूज की हेल्प से आपके जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीआरएस, लाइव मिंट एटसेट्रा, इनकी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनकी काफ़ी कवरेज हो जाएगी। और कवरेज इतनी इलेबोरेट होगी कि आपके उस इशू से रिलेटेड बाकी मुद्दे भी आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। एक इसकी टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि फ्रेंड्स, ये आपकी कंबाइंड होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, इनकी कंबाइंड तैयारी करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। कैसे? क्योंकि जो फैक्ट्स हम इसमें हाईलाइट करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं फैक्ट को हमने मेंस में कैसे यूज़ करना है, ये भी हम अच्छी तरह से इस पर भी प्रकाश डालेंगे। और ये आपको हर टेस्ट के साथ जहाँ जहाँ जो जो फैक्ट आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, उनकी एक सेपरेट फाइल डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज की मदद से आप प्री और मेंस की कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करके, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज 2 मोड्स में है, विद वीडियो एंड विदाउट वीडियो। तो दोनों की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अपनी रेलिवेंट जो भी आपको सही लगे, जो आपका मोड सही लगे, विद वीडियो या विदाउट वीडियो, उसमें एनरोल करके अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं और एक डिसिप्लिन में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा उसका यही होता है कि एक डिसिप्लिन में, एक टाइम टेबल के हिसाब से हम अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स और अपने अकॉर्डिंगली रेलिवेंट कोर्स में आप एनरोल कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जो आज हमने डिस्कस करना है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन GS1 के यूपीएससी में से पूछा गया था सन 2016 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दैट हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को आंसर करने, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, इस क्वेश्चन में भी कंपैरेटिव एनालिसिस है, लेकिन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इसको हम कौन से टॉपिक में डालेंगे सिलेबस के, पहले उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी पिछले जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए वो डिफरेंट टॉपिक में थे, ये क्वेश्चन इस टॉपिक में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली इट हैज बीन मेंशन्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक अगर आप यूपीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो वहां पे मेंशन्ड है दैट freedom struggle, its various stages, important contributors and contributions from different parts of the country. तो महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस डोमेन में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की कीवर्ड्स को समझते हैं ताकि हमें इस क्वेश्चन की डिमांड पता लग जाए और अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर के लिए चॉइस ऑफ वर्ड्स कुछ इस प्रकार चूज करें कि हमें एग्जामिनर को साफ ही नजर आए कि क्वेश्चन का आंसर ही बच्चा लिख रहा है रैंडमली। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बारे में रैंडम फैक्ट्स नहीं मेंशन किए जा रहे।
ठीक है, तो ऐसा करने के लिए लेट्स सी व्हाट आर द कीवर्ड्स। तो सबसे पहला कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या है यहाँ पे? हाईलाइट। फ्रेंड्स हाईलाइट को आप कैसे यूज़ करेंगे? देखिए यूपीएससी वाले बच्चों को ये हाईलाइट डायरेक्टिव बताना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो हाइलाइटर बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, फेबर कैसल का, कैमल का, सब किसी ना किसी कंपनी का आपके पास हाइलाइटर पक्का पड़ा होगा, और एक कलर के नहीं अलग अलग कलर के पड़े होंगे। ठीक है, तो अब हाइलाइटर का आप कैसे यूज़ करते हैं? अगर तो आप हाइलाइटर को जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि अगर ये लक्ष्मीकांत की सपोज आपकी बुक है और यहाँ पे कई सारी लाइन्स हैं, कई सारी लाइन्स, ठीक है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं केवल आप उनको हाईलाइट कर देंगे तो होगा क्या? जब आप रिवाइज करेंगे तो अकेली वो लाइन उभर के बाहर निकलेगी और उसके ऊपर सीधा आपका ध्यान जाएगा। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि उनके पूरे पूरे पेजेस हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है, बट वो हाईलाइट करना ना हुआ, वो पेजेस को कलर करना हो गया, तो इसमें हमने हाईलाइट करना है। तो यानी कि वो पॉइंट्स सुभाष चंद्र और महात्मा गांधी के जो डिफरेंट अप्रोच थी फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसी बहुत सी हैं, लेकिन उनको इस तरह से हमने अपने आंसर में लिखना है कि वो साफ बाहर निकल के आए, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ अप्रोचेस, डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजीज वो बाहर निकल के आए, साफ नजर आए हमें। ठीक है, तो हाईलाइट में हमने ये करना है, और ये हाईलाइट में हम वर्ड्स जब यूज करेंगे तो ये और थ्रोइंग लाइट ऑन ये काफी सिमिलर होता है, क्योंकि जब कोई चीज हाईलाइट होती है उसके ऊपर प्रकाश ही एक तरह से डल रहा है। लेमन कलर के हाईलाइटर को यूज करते हैं तो वो जो ब्लैक टेक्स्ट होता है वो एक तरह से रोशनी से निकला हुआ आता है। ठीक है, तो एक तरह से थ्रो लाइट ही करनी है। तो एविडेंट, इन द लाइट ऑफ, अमिडस्ट, एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। उससे साफ पता लगेगा कि हमने डायरेक्टिव के साथ जस्टिस किया है। इसके बाद हाईलाइट करना किसको है? डिफरेंस इन अप्रोचेस को करना है। किसकी अप्रोचेस को करना है? सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की। किस कॉन्टेक्स्ट की अप्रोच को करना है? स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की कॉन्टेक्स्ट की अप्रोच को। राइट, सो इन कीवर्ड्स को पढ़ के समझ के हमें क्वेश्चन की डिमांड पता लगी और अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं इन 3 मेन पार्ट्स: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में अगेन हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। डिमांड में हम डाइवर्जेंस ऑफ अप्रोच बताएंगे, ठीक है, इन द फ्रीडम मूवमेंट, और उसके बाद हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। तो इंट्रोडक्शन 20 to 30 वर्ड्स, डाइवर्जेंस ऑफ अप्रोच इन 100 to 140 वर्ड्स, जिसमें हम ज्यादा वर्ड्स देंगे, और कंक्लूडिंग रिमार्क्स 20 to 30 वर्ड्स के रहेंगे। राइट, सो इसमें फ्रेंड्स अब स्ट्रक्चर कर दिया। अब आंसर लिखने से पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, आप जानते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी क्वेश्चन को अच्छा आंसर लिखने के लिए। तो उसमें सबसे पहले होता है करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, जिसके लिए हम कीवर्ड्स के ऊपर खास फोकस करते हैं, कीवर्ड्स को समझ के अपने आंसर की डिमांड को समझते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर नॉलेज। ठीक है, कोर नॉलेज मतलब आपको महात्मा गांधी अगर पता ही नहीं है कौन है, उन्होंने क्या किया था, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी नहीं पता, तो ये उत्तर लिखना तो बहुत ही असंभव है। ऑन दी अदर हैंड अगर पता भी है तब भी अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तब भी मुश्किल है। ठीक है, तो कोर नॉलेज होनी जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है कोर नॉलेज को कंडेंस करना। ठीक है, जब आप कोर नॉलेज आपके पास होती है, आपके साथ शायद बहुत पॉइंट्स हो कि 200 वर्ड्स में शायद आप लिख ना पाए, तो ये भी कला होती है। आर्ट ऑफ राइटिंग मेन्स आंसर जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कंडेंसिंग द नॉलेज। ठीक है, कंडेंसिंग द सेंटेंसेस, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यहाँ पे अच्छी वोकैबुलरी आपके काफी काम आ सकती है, क्योंकि बहुत शब्दों की जगह एक शब्द यूज करना यहाँ पे काफी हैंडी साबित होता है, काफी यूजफुल साबित होता है। तो इसमें फ्रेंड्स ये है आपके सामने द ब्रिक्स टू बिल्ड अप अ वेरी गुड आंसर, जिसमें हम डाइवर्जेंस ऑफ थॉट्स को, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे काइंडली करेक्ट कर लीजिए, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ अप्रोच, डिफरेंस ऑफ अप्रोच। इसको हम 3 मेन पैरामीटर्स की बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोर आइडियोलॉजी इनकी अलग थी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके, अप्रोच बिल्कुल अलग थी, यानी कि किस तरीके से फ्रीडम आना चाहिए, फ्रीडम का मतलब इनके लिए अलग था, फ्रीडम को अटेन करने की स्ट्रैटेजी भी अलग थी, और फ्रीडम लेने के बाद यानी कि इंडिया आफ्टर फ्रीडम वो भी इन दोनों के लिए अलग अलग था। ठीक है, एक तरफ थे महात्मा गांधी जो कि थोड़े एज थे, दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस जो कि यंग नेता थे, गर्म खून था, जोशीले थे, थोड़े एग्रेसिव थे। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफरेंस होने काफी लाजमी थे। तो इन पैरामीटर्स पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे अपने आंसर में। तो कोर आइडियोलॉजी में क्या था कि बोस वाज अ नेशनलिस्ट हु बिलीव्ड इन द ट्रेडिशन ऑफ Tilak, Aurobindo Ghosh, who were extremist leaders, while Gandhi ji, he was a nationalist who belonged to the tradition of his mentor। और इनके मेंटर कौन थे? प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये पता होना चाहिए। इनके मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले से काफी इन्फ्लुएंस था ये, राइट, एंड टैगोर जी से भी काफी इन्फ्लुएंस थे। इसके बाद अप्रोच टू फ्रीडम में
बोस जी जो थे वो पूर्ण स्वराज की डिमांड करते थे काफ़ी पहले, ठीक है। इनफैक्ट पंडित नेहरू भी पूर्ण स्वराज की उन्होंने भी डिमांड काफ़ी की थी। तो ये यंग नेता थे जिनको पूर्ण स्वराज चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस में ये शांत बैठने वाले नहीं थे। गांधी जी ऑन दी अदर हैंड वो डोमिनियन स्टेटस में भी खुश थे इनिशियली, ठीक है। बाद में उनको थोड़ा यील्ड करना पड़ा, जो यंग नेता थे उनके सामने थोड़ा झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, कमान आप संभालिए कांग्रेस की और भारत को आप आज़ादी के पथ पे लेके जाइए, ठीक है। लेकिन गांधी जी डोमिनियन स्टेटस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थे, तो नेताजी वॉज इन द फेवर ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है, while Gandhiji was in the favor of dominion status only. Bose also believed that freedom is never given, it shall be taken. क्या मतलब आज़ादी जो है वो मिलती नहीं है, उसको छीनना पड़ता है। लेकिन गांधी जी जो थे वो थोड़े, क्योंकि वो थोड़े एजेड थे, उनमें थोड़ी समझदारी तो हल्की सी ज़्यादा थी, विजडम था, तो वो थोड़े शांत स्वभाव के भी थे। तो उनका ये मानना था कि स्वराज जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ लॉयल्टी मेंटेन करके, उनका ट्रस्ट जीत के अटेन की जा सकती है, ठीक है। उनके दिलों को, उनका हृदय परिवर्तन करके ली जा सकती है, ठीक है। उनका मानना था कि हमें एग्रेशन के साथ नहीं मसले सुलझाने चाहिए, बल्कि बातचीत करके, प्रेयर, प्रोटेस्ट और पटिशन करके, अंग्रेज़ों का हृदय परिवर्तन करके अपनी आज़ादी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस था। इसके बाद जो टाइमिंग ऑफ मास मूवमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था इनका, और आपने मूवीज़ में भी ये बहुत अच्छे से देखा होगा। जब जब गांधी जी ने किसी भी मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, ठीक है, नेताजी के साथ हमेशा उनके कोई ना कोई बहस ज़रूर हुई, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, ठीक है, जब चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उन्होंने विड्रॉ कर ली, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, जहाँ पे नेताजी वॉज इन द फेवर कि हम अभी स्ट्राइक करें ब्रिटिश को क्योंकि वो अपने वीकेस्ट मोमेंट पे है, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि ये अनएथिकल होगा, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी डिफरेंस था यहाँ पे। इंडिया आफ्टर फ्रीडम में भी काफ़ी डिफरेंस है इनका, क्योंकि दोनों गांधी जी और नेताजी टू अ ग्रेट एक्सटेंट दे बिलीव इन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन गांधीयन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म एंड नेताजी फॉर्म ऑफ सोशलिज्म डिफर्ड, ठीक है। नेताजी जो थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते थे, ठीक है, और 5 ईयर प्लान्स में बिलीव करते थे, लेकिन गांधी जी विलेज इकोनॉमी में और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में बिलीव करते थे। उनके हिसाब से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस ज़्यादा आ गई तो नौकरियां काफ़ी कम हो जाएंगी, जो कि आज अगर हम देखें तो हो भी रहा है, ठीक है। साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से नौकरियां एक्चुअली इंपैक्ट हो रहा है उन पे, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, उससे नौकरी पे भी इंपैक्ट होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास अब ईंटें आ गई हैं, इनकी हमने बनानी है अब बिल्डिंग, और बीच में यूज करना है सीमेंट विच विल बी आर कनेक्टिंग लाइंस। कनेक्टिंग लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमारे आंसर का फ्लो मेंटेन रहता है। तो इंट्रोडक्शन में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो इसमें वी कैन राइट दैट महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस वर बोथ लेजेंडरी पर्सनैलिटीज, gigantic in their political morale and ethical stature. Try to use such beautiful lines in the introduction, ठीक है। एग्जामिनर इससे डेफिनेटली इंप्रेस होता है। सेकेंडली यू कैन राइट दैट बोथ प्लेड क्रूशियल रोल्स इन द फ्रीडम मूवमेंट, they were both internationalists and humanists as well, and secular in their approach, ठीक है, and anti-social in their secular in their approach and anti-social in their outlook। ये इसको काट दीजिए, यहाँ पे सेक्युलर इन देयर अप्रोच केवल इतना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप कनेक्टिंग लाइन ऐड कर सकते हैं दैट इन स्पाइट ऑफ देयर कॉमन थॉट प्रोसेस देयर वर ग्लेयरिंग डिफरेंसेस इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे आप अपने इंट्रोडक्शन से आपने एक तरह से, जब गिफ्ट आता है हमारे पास, पहले हम उसका क्या खोलते हैं, रैपर, उसके बाद बॉक्स को पूरा ओपन करके गिफ्ट बाहर निकाल लेते हैं, और गिफ्ट को देख के उसको अप्रिशिएट करके एक सेफ जगह पे वापस रख लेते हैं। तो हमने आंसर लिखते वक्त भी यही अप्रोच करनी है। इंट्रोडक्शन से हमने रैपर को ओपन किया, अब हम अपना गिफ्ट खोलेंगे जो कि हमारा आंसर। तो इसमें कोर आइडियोलॉजी में इनमें क्या डिफरेंस था, वही चीज़ हम लिख देंगे जो हमने ब्रिक्स के टाइम पे सीखी थी अभी, ठीक है। जो हमने ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग अप अ गुड आंसर को समझा था, तो उसमें कोर आइडियोलॉजी में इनका फर्क था, तो उसको हम अपने आंसर में लिखेंगे हाउ वी कैन राइट दैट बोस वाज अ नेशनलिस्ट हु बिलीव्ड इन द ट्रेडिशन ऑफ तिलक एंड औरबिंदो, एक्सट्रीमिस्ट, ब्रैकेट में एक्सट्रीमिस्ट लिख सकते हैं आप। इसके बाद गांधी जी ऑन द कॉन्ट्ररी वाज अ नेशनलिस्ट हु बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले एंड गुरुदेव टैगोर, ठीक है। द रेवोल्यूशनरी आइडियल्स एट नेताजी बिलीव्ड, नेताजी कौन है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस, मेड हिम क्रिटिकल ऑफ मेनी ऑफ द गांधीजीज टेक्निक्स एंड डिसीजंस। ब्रैकेट में आप वो टेक्निक्स और डिसीजंस लिख सकते हैं जिनके अगेंस्ट उनका काफी ओपिनियन रहा था, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करना, ब्रिटिश को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एड करना। तो ये फैक्ट अगर आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो एग्जामिनर विल बी सफिशिएंटली कन्विंस कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी है, लेकिन वर्ड के कॉन्स्टेंट की वजह से आप ये चीज़ें ब्रीफ में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कोर आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। अगेन जो हमने पिछले कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि
गांधी जी वॉज एवोल्यूशनरी इन नेचर एंड डॉक्टर अंबेडकर वॉज रेवोल्यूशनरी इन नेचर। तो यहाँ पे भी आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो फैक्ट कि नेताजी वॉज रेवोल्यूशनरी इन नेचर वाइल गांधी जी वॉज एवोल्यूशनरी इन नेचर। तो इस वजह से इनकी कोर आइडियोलॉजी में डिफरेंस आना काफ़ी लाजमी है। इसके बाद अप्रोच टू फ्रीडम में फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको फर्दर बॉडी के अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट है अप्रोच टू फ्रीडम, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक द काइंड ऑफ फ्रीडम दे डिजायर्ड, कि फ्रीडम का इनके हिसाब से क्या मतलब था, फ्रीडम का, आज़ादी का मतलब क्या था दोनों के लिए, और दूसरी तरफ उस आज़ादी को अटेन करने के लिए किस रास्ते पे चलना है, राइट। सो we can write this, we can start this particular section by writing that in the wake of the different core ideologies, the approach to the freedom of India was also different for the two leaders. Even though the ends to meet were same, yet the means to achieve those ends were not. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वैल्यू एडेड लाइन, तो इसको भी अपने आंसर में जरूर लिखिएगा। यानी कि डेस्टिनेशन सेम था लेकिन सड़कें अलग अलग थी, ठीक है। दिस डिफरेंस कैन बी फर्दर हाईलाइटेड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगेन हमने कीवर्ड यूज किया हाईलाइटेड, ताकि ये साफ जाहिर हो कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। काइंड ऑफ फ्रीडम डिजायर्ड में यू कैन राइट दैट नेताजी इज डिमांड फॉर कंप्लीट फ्रीडम ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में यू कैन राइट पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेंड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर आपके आंसर्स में वो नजर आते रहे ना, तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ती है, आपकी नॉलेज दिखती है एग्जामिनर को, तो वो हमेशा करना है आपने, ठीक है। ब्रैकेट में यू कैन राइट पूर्ण स्वराज। सो नेताजीज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू गांधीजीज वांट फॉर इंडिपेंडेंस इन फेजेस थ्रू डोमिनियन स्टेटस। गांधी जी धीरे 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 करके इंडिपेंडेंस को अप्रोच कर रहे थे, बट नेताजी की डिमांड थोड़ी अलग थी। Netaji also had been unambiguous that he would seek political emancipation through the most efficacious means which could involve armed conflict or even a total war. इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लग सकते हैं, unambiguous, emancipation, efficacious, ठीक है। अनएम्बिगुअस का मतलब जहां पे एम्बिग्यूटी नहीं है, यानी कि ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड दैट ही वुड सीक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम, हमारा इंडिया के फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पे, थ्रू द मोस्ट एफिशिएंट, एफिकेशियस मतलब एफिशिएंट मींस दैट कुड इन्वॉल्व आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन अ टोटल वॉर। यानी कि गांधी जी जहाँ पे नॉन वायलेंट मींस को फॉलो करते थे, नेताजी जो थे वो चाहे तो पूरी जंग भी छेड़नी पड़े, ठीक है, और अगर हथियार भी उठाने पड़े तो वो उठाएंगे, लेकिन भारत माँ को आज़ाद करके रहेंगे, ठीक है। तो नेताजी का ये ओपिनियन था। अब ये इनका हो गया कि फ्रीडम किस तरह का इनको चाहिए, ठीक है, पूर्ण स्वराज एंड डोमिनियन स्टेटस, और उसके लिए नेताजी किस हद तक जाने को तैयार हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं, ये भी क्या है, ये मीन्स टू अटेन फ्रीडम है, तो फर्दर इसको इलेबोरेट करेंगे इस पॉइंट में। गांधी जी बिलीव्ड इन अ नॉन वायलेंट मास मूवमेंट विच एंटेल्ड पुटिंग प्रेशर ऑन ब्रिटिश राज बाय नॉन वायलेंट मीन्स सच एज फास्टिंग, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। पीपीपी ये भी लिख सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कांग्रेस का, मॉडरेट्स का यही काफी देर तक चला था। इन परसूट ऑफ हिज बिलीफ ही लॉन्च्ड वेरियस मूवमेंट सच एज नॉन कोऑपरेशन, ब्रैकेट में उसकी डेट जरूर मेंशन कर दीजिए, बट व्हेन चौरी चौरा इंसिडेंट, अगेन ब्रैकेट में डेट मेंशन कर दीजिए, 1922 इंसिडेंट अकर्ड, ही एंडेड द मूवमेंट abruptly. Such an approach was contrary to the belief of Netaji, who wanted to strike down the enemy when it was vulnerable. Even during Second World War, Bose wanted to take action against British, which was opposed by Gandhiji, as he thought it was not ethically right. तो अप्रोच ऑफ फ्रीडम में देखिए किस तरह से इनकी अप्रोच डिफरेंट है। एक तो इनका मतलब अलग अलग है फ्रीडम का, ठीक है। उसके बाद गांधी जी कहते थे आराम से शांति से हम फ्रीडम पे जाएंगे और कुछ गलत काम नहीं करना। बोस जी कहते थे कि फ्रीडम हमारा है, हमें ऐसे मिलेगा नहीं बैठे बैठे, हमें छीनना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिश वीकेस्ट है तब हम अटैक करेंगे, ठीक है, जब मूवमेंट कोई पीक पे है तब हम उसको और ज़्यादा फॉरवर्ड लेके जाएंगे, ठीक है। बट गांधी जी की यहाँ पे अप्रोच अलग थी। इसके बाद फ्रीडम के बाद भी इनके जो विचार थे वो काफ़ी उनमें मतभेद था, जैसे कि द अप्रोचेस ऑफ द टू ग्रेट लीडर्स डिफर्ड ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ द कंट्री दे एस्पायर्ड इंडिया टू बी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें गांधी जी वॉज हॉस्टाइल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइल Netaji saw it as the only route to make India strong and self-sufficient. Impressed with the communist ideologies and with the success of the 5-year plans in Soviet Union, Netaji advocated for a socialist nation with an industrialized economy. ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी फोकस था, जबकि गांधी जी का फोकस था ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के ऊपर और विलेज इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। नेताजी ऑल्सो वांटेड टू डेवलप फ्री इंडिया एज मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज नेशन विद फोकस ऑन एडवांसेस इन साइंस, लाइवलीहुड एंड एजुकेशन फॉर द मासेस। और ये चीज़ नेहरू के साथ भी इनकी काफ़ी अलाइन होती थी। नेहरू जी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी फोकस देते थे, 5 ईयर प्लान के साथ वो भी काफ़ी इंप्रेस थे। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने ये सारी चीज़ें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और जैसा कि हमें हिस्ट्री बताती है काफ़ी हद तक वो चीज़ें सक्सेसफुल भी हुई। भारत की जितनी डेवलपमेंट है वो सारी डेवलपमेंट 2014 के बाद नहीं हुई। 2014 तक
काफ़ी लोग हमारे पीछे जो प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, मिनिस्टर्स अलग अलग बने हैं, वो हमें गुलामी से लेके वहाँ तक वही लोग हमें लेके आए हैं, ठीक है। तो कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। तो जो आज़ादी हुई है 1947 से लेके जो 2014 तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें कई लोगों का बहुत संघर्ष और बहुत बलिदान जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो बात अलग की है, वैसे वो बहस अलग की है। इस पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो बोस वांटेड टू डेवलप फ्री इंडिया एज मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन विद फोकस ऑन एडवांस इन साइंस, लाइवलीहुड एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे भी गांधी जी का यहाँ पे भी डिफरेंस था, ठीक है। गांधी जी किस तरह की एजुकेशन में विश्वास रखते थे? वोकेशनल ट्रेनिंग, उनका इसमें काफ़ी विश्वास था, ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, थ्रो लाइट्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन प्रेजेंट टाइम्स, उससे उसको पहले कराने का पर्पस ही ये था कि आपको महात्मा गांधी के बारे में जो उनकी आइडियोलॉजीज है उनके बारे में अच्छी तरह से क्लैरिटी हो, ताकि उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके किसी के साथ भी कंपैरेटिव एनालिसिस करने का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही आसानी से कर सकें, ठीक है। तो ये सारा आपने अपने बॉडी लिख लिया। इसके बाद अपनी कंक्लूजन लिख सकते हैं, इन विच यू कैन राइट दैट इन द लाइट ऑफ द फैक्टर्स इलैबोरेटेड अबव, इट इज वेरी एविडेंट दैट द आइडिया of freedom of India and the approach to attain the freedom was different for Gandhi ji and Netaji. Yet both these leaders wanted to free their motherland from the foreign rule and uplift their brethren. Brethren मतलब भाई बंधु, इंडिया में ही पैदा हुए बाकी लोग। और इसमें आप एक और कंक्लूजन में एक अगर ब्यूटीफुल लाइन के साथ आप कंक्लूड करना चाहते हैं, फिलोसॉफिकल लाइन के साथ कंक्लूड करना चाहते हैं, तो यू कैन राइट दैट अ डेस्टिनेशन कैन हैव मल्टीपल रोड्स, ईच वन बीइंग अ यूनिक road in itself. Freedom of India was one such destination that had multiple roads, multiple approaches, multiple personalities and multiple contributors, but ultimately they all led to the same destination, the freedom of India, जिसका आज हम पूरा सुख भोग रहे हैं, ठीक है। और इस लाइन को आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो शायद और भी बेटर इंपैक्ट पड़े, एग्जामिनर को साफ पता लग जाएगा कि आपको मालूम है कि एक मीन्स को, एक एंड को अचीव करने के लिए अलग अलग मीन्स हो सकते हैं, और गांधी जी और नेताजी को आप उसी अप्रोच के साथ डिफरेंशिएट करने वाले हैं, राइट। सो विद दिस काफ़ी अच्छी कंक्लूजन आपके आंसर को मिल जाएगी। एंड ट्राई टू राइट दिस आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा इलैबोरेट किया है, तो वी हैव एक्सीडेड वर्ड लिमिट अ लिटिल बिट, ताकि आपको पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यूज दिस पॉइंट्स, यूज द नॉलेज एंड कंडेंस द आंसर एंड राइट इन 200 वर्ड्स, और अभी के अभी लिखिए, ठीक है। आपने सारी चीज़ें अभी पढ़ी हैं, फ्रेश है आपके माइंड में। अब ये लैपटॉप या मोबाइल जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे आपकी इंप्रूवमेंट और ज़्यादा होगी। सो हैविंग दैट सेड फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम अपना फ्री कंटेंट रेगुलरली और कंसिस्टेंटली देते रहते हैं, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए, ताकि वो भी इन सब चीज़ों का फायदा ले सकें अपनी तैयारी में। इन एडिशन टू दिस फ्रेंड्स, आपको शायद ना पता हो बट हम अब बता रहे हैं कि टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो क्लिक दैट लिंक एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे हम अपने डेली लेक्चर्स के पीडीएफ्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ्स को एक्सेस करने के लिए एक और तरीका है, कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, एक पिंड कमेंट है हमारा, जहां पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने स्टूडेंट आईडीज बना लीजिए, और प्रयास की क्लासरूम में एंटर होके आप ये सारे जो लेक्चर्स हैं उनके सारे वीडियोस और पीडीएफ्स आपको एक ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह मिल जाएंगे। तो अभी हमारे GS1 का एंड GS2 का कंपोनेंट चल रहा है, तो जितने भी लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं और जितने भी इनके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो डू चेक आउट दैट लिंक एज वेल। इन एडिशन टू दिस फ्रेंड्स, अगर आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक है, सजेशन है, या फिर आप हमारे साथ यू वांट टू गेट इन टच विद अस, तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं at this email ID, that is hello@civilstaff.com. Do not forget to mention your name, your phone number and your email ID, ठीक है। क्योंकि अगर आपने हमें कांटेक्ट करना है तो हम आपको कॉल बैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने हमें ईमेल पे अपना फ़ोन नंबर दिया हो। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं इस नंबर पे 8146207241 पे, ठीक है। तो दिस इज़ आवर इन्फॉर्मेशन। सो कीप प्रैक्टिसिंग डेली, कीप रिवाइजिंग डेली, एंड डेली प्रैक्टिस से आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू, ठीक है। विद दैट फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच।